हेलो दोस्तों आज शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। एक बेहद इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं। आज हमारे बीच एक जबरदस्त शख्सियत है जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की, ड्रॉप लिया, काफी सारा स्ट्रगल फेस किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और अपनी इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके पास काफी कुछ ज्ञान है। ज्ञान के पिटारे में क्या क्या निकलकर सामने आता है आज आप उनसे खुद जानेंगे। तो चलिए, परमानंद जिनका नीट में स्कोर 632 रहा है, वो अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। उनका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए मैं परमानंद जी को जल्दी से बुला लूं, पेश कर लूं। परमानंद जल्दी से आइए। आप अपने प्यारे नन्हे मुन्ने दुलारे स्टूडेंट्स को मैं मैसेज देना चाहता हूं और नीट से पहले मोटिवेट भी करना चाहता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है परमानंद जी। थैंक यू सर। देखिए, डॉक्टर बन गए हैं तो जी लगाना तो जरूरी है। तो ये आपको बताएंगे कोटा की स्टोरी और साथ में अपने 12th क्लास का एक्सपीरियंस और मेरे साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, केमिस्ट्री में क्या कुछ इनको फील करने को मिला। वैसे तो अपने पास काफ़ी सारे और भी अच्छे टॉपर्स हैं, लेकिन यार स्टोरी तो उसकी महत्वपूर्ण होती है, आपको ज़्यादा सिखा पाएगी जो ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही हो। हाँ, इनकी स्टोरी काफ़ी स्ट्रगलिंग रही। एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से परमानंद उठकर MBBS की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास आए और खूब सारी मेहनत की, हमने भी की, इन्होंने भी की। और 12th के साथ किसी रीज़न की वजह से यार नहीं हो पाया इनका, क्योंकि 11th में उतने जागरूक नहीं थे। रीज़न तो यही था, और तो क्या रीज़न हो सकता है। क्यों परमानंद? यस सर। आप ही मुझे बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी रही। 12th के सफ़र से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास 12th में आए थे और 12th में इनके पास दो बड़े चैलेंज थे। 11th का सिलेबस भी करना है और 12th का भी करना है, और तीनों सब्जेक्ट को संभालना है। आपको पता तीनों सब्जेक्ट की अहमियत है। तीनों सब्जेक्ट के बिना तो 600+ स्कोर बन ही नहीं सकता है, आप सभी जानते हैं। तो 12th से स्टार्ट करते हैं और फिर कोटा तक के सफर को तय करेंगे। और आज इनको PGI रोहतक मिल गया है। कितनी खुशी इनको हुई है ना। इनकी जुबानी खुद ही सुनेंगे। इनकी फीलिंग से, इनकी बातों से आप बहुत कुछ जान सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इनकी बातें अपने को सुननी है। तो 12th में जब आप हमारे पास आए थे तो आपका कितना सिलेबस हो गया था? आपके सामने क्या क्या हर्डल्स थे, आप हमें बताएं। पहले तो ये है कि मैं 10th तक मैंने गांव में था, तो मेरे को कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो बस बनना है। बट ये नहीं पता था मेरे को करना क्या है, क्या नीट का एग्ज़ाम होता है, क्या कुछ है। दोस्तों, ये कुछ वैसी स्टोरी है। हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या है। तो क्या डॉक्टर आपको सही दवाई दे पाएगा? तो फिर मैं 11th में मैं शहर में आया, रोहतक में घर शिफ्ट किया। तो फिर क्या हुआ, मेरे को 11th में भी कुछ नहीं पता चला, क्योंकि मैं इधर स्कूल में जाता था नॉर्मली। तो मेरे को उतना कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या पढ़ना होता है, क्या NCERT पढ़नी होती है, क्या पढ़ना होता है। मैं बस ऐसे ही नॉर्मली लगा रहता था कुछ करने में। तो फिर मैंने 12th क्लास में सर के पास आया, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मेरे को फिजिक्स पता था क्या होता है, ना केमिस्ट्री पता था, ना बायो पता था। फिर मैं सर के पास आया, सर हमें पढ़ाते थे केमिस्ट्री, जिससे कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिला पूरे। बीच में एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखिए, जितने भी गांव वाले बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, पढ़ाई में अगर आप बच्चों इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। पढ़ाई में अगर आप टाइम लगाएंगे तो भैया आजकल तो देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन्होंने तो देखिए घर छोड़कर, गांव में तो आपको पता है कैसे चीज़ें चलती हैं, है ना। आप लोग भी गांव में रहते होंगे, नहीं तो गांव का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर रहा होगा, कैसे चीज़ें होती हैं। जागरूकता उतनी ज़्यादा होती नहीं है, बताने वाला कोई होता नहीं है, लेकिन आप YouTube के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आज आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और ये जान लो वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा। सारी चीज़ आप YouTube से पता कर पाएंगे यार। तो जागरूक बनिए। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस एग्जाम की क्या डिमांड है, पहले तो ये सोचिए, है ना। पेन पेपर उठाइए, देखिए क्या क्या मतलब कंटेंट आपको चाहिए, किस लेवल का कंटेंट आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हैं, कब एग्जाम होगा, और इससे आप क्या बन पाएंगे, और क्या आप अपनी लाइफ ही बदल पाएंगे, या फिर देश सेवा में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप यार जानिए, तभी एग्जाम की सच्ची मेहनत आप कर पाएंगे। नहीं तो यार अंधेरे में तीर लगाएंगे तो कहीं लग गया कहीं नहीं लगा, वो वाली बात होगी। तो गांव छोड़ा, शहर में आए, काफ़ी बड़ा डिसीजन था, खूब सारा पैसा खर्च हुआ। इतना पैसा गांव में रहने वाले इंसान के पास होता भी नहीं है, लेकिन 10th में परसेंटेज अच्छी थी, स्कॉलरशिप मिल पाई, जिसके बलबूते देखिए इन्होंने खूब सारी प्रिपरेशन की और
12th में इन्होंने ठान लिया कि भैया अब डॉक्टर बनना है, तो 12th में आपको कब लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये अगर पा लिया तो मतलब मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, ये सेवा का भाव आपके मन में कब आया? बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है। फिर जैसे ही 12th में मैं आया तो सर से मिला, सर से पढ़ा, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आने लगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे बच्चे जैसे आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो देखा देखी में ऐसा हो जाता है कि हाँ मुझे भी करनी चाहिए, ये बच्चे कर सकते हैं तो मेरा भी दिमाग है, मुझसे भी क्वेश्चन क्लास में होते हैं तो मुझे क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडक्शन से आया, बाकी स्टूडेंट से सीखने। यस सर, फिजिक्स में एक फिनोमिना होता ना इंडक्शन। सही कह रहे हो। फिर मैं सर से मिला, सर ने फिर जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया सर के साथ पढ़ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, मतलब फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई ऐसे होता है कि एग्ज़ाम ये होता है, नीट का एग्ज़ाम ये होता है और कैसे तैयारी करते हैं। फिर जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया 12th के बाद, फिर मेरा थोड़ी सी कमी रह गई थी तो मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो बाहर चला जाता हूँ, कोटा चला जाता हूँ। मैंने सर से बात की, सर ने फिर मेरे को बताया कि अच्छे से पढ़ाई करो, अभी कोई टाइम नहीं गया। मैंने तो एक बार फ़ॉरेन में भी एडमिशन ले लिया था क्योंकि मैं सोचा कि अब छोड़ो ना, क्या ही करेंगे, ड्रॉप करके टाइम वेस्ट होगा। मैंने फ़ॉरेन में एडमिशन लिया तो फिर मैं सोचा चलो तो अभी फिर मैंने सर से मिला। एडमिशन लेने के बाद सर कहते कि अभी तो काफ़ी टाइम है, 3-4 महीने की बात है, एक बार और ट्राई करके देख ले। फिर मैंने ट्राई किया 3-4 महीने, फिर सर की बात मान के फिर मैं गया तैयारी करने कोटा गया। इसी बीच दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो 12th में जैसे इन्होंने एग्जाम दिया, केमिस्ट्री में इनका जो स्कोर था वो 150 प्लस था जितना मुझे याद है, लेकिन एग्जैक्ट स्कोर मुझे याद नहीं, शायद परमानंद को याद हो, आपको याद है क्या स्कोर था? मेरा 158 था। 158 स्कोर था फर्स्ट टाइम जब इन्होंने नीट दिया। तो केमिस्ट्री में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिजिक्स में स्कोर उतना अच्छा नहीं था, बायो में ठीक ठाक स्कोर था। क्या स्कोर था बायो में आपका? 340 था, अच्छा स्कोर था बायो में। फिजिक्स में अच्छा स्कोर ना होने की वजह से मेरे पास आए, बोले सर मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, देखिए केमिस्ट्री में मैंने प्रूव किया है, बायोलॉजी में मैंने प्रूव किया है, फिजिक्स में मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कोटा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझसे पूछा कि सर आप बताइए, ऑफलाइन में आपसे पढ़ चुका हूँ तो केमिस्ट्री में मैं कितना और इम्प्रूव कर पाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं केवल लालच रखता कि फीस दोबारा मिल सकती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं इसको बोलता कि मेरे पास रुक जाओ, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें ना करते हुए मैंने इसको कहा कि हाँ ठीक है, आप कोटा जाना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी फिजिक्स को करो स्ट्रॉन्ग, आप मेरे पास रहोगे तो 10-15 मार्क्स और बढ़ा लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंप्रूव कर पाओगे, या पूरे मार्क्स आ जाएंगे 180 में से 180 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जब तक फिजिक्स को ठीक नहीं करोगे तब तक यार आपकी कहानी नहीं बन पाएगी, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया, हाँ प्यार आशीर्वाद कुछ भी लगा लो यार, मुझे छोटा है, रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको प्यार दिया कि हाँ जाइए कोटा जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, कुछ ना कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस ही बताएगा वहाँ केमिस्ट्री में सीखने को क्या मिला और बाकी बच्चों के साथ क्या होता है। ध्यान से सुनना, कोटा जाना ये जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन पाकर ही वहाँ से आएंगे, ये निश्चिंत होकर कहीं कोटा का मूड बना लें, इस वीडियो को इतना ही देखिए, पूरी वीडियो देखकर जाना। कोटा में भी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है ना, आप ये परमानंद की जुबानें ही सुनेंगे कोटा में क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मन लगाकर अगर यहाँ भी पढ़ाई करते तो क्या सिलेक्शन हो जाता, अच्छा गाइडेंस अगर यहाँ मिलता तो क्या तब भी सिलेक्शन हो पाता इसका। ये तमाम बातें यार परमानंद आपको बता रहे होंगे, तो ज़्यादा अच्छा आप इनसे ही ये बातें सुनें। हाँ, तो बात आती है कोटा की। कोटा में हज़ारों लाखों बच्चे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबका सिलेक्शन होता है। परमानंद आपके हॉस्टल में कितने बच्चे थे? मेरे हॉस्टल में 2000 प्लस बच्चे थे सर। 200 ज़्यादा हो जाएंगे, हंगामा हो जाएगा। 200 प्लस स्टूडेंट, 200 प्लस स्टूडेंट थे, और 200 स्टूडेंट में आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चे डॉक्टर बन पाए? क्या आपको सभी बच्चों का आइडिया है? यस सर, मेरे को आइडिया, बस ओनली मेरा ही हुआ और किसी का नहीं। मतलब 200 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन। काहे की सिलेक्शन रेशियो खतरनाक है, बताना। कोटा जाने से कितने बच्चे बर्बाद होते हैं ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोटा में इतने सिलेक्शन होते हैं। आप ये तो देखो यार, कितने हजारों बच्चों में से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, है ना। ये सच्चाई वही बता सकता है जो कोटा में पला बड़ा है, कोटा में प्रिपरेशन की है, ठीक है। आगे सुनिए और देखिए क्या क्या बातें निकलती हैं, निकलवाने की कोशिश। तो फिर मैं कोटा गया, मैंने वहाँ का माहौल देखा, मतलब वहाँ ये नहीं है बस खाली पढ़ाई का माहौल है, वहाँ हर तरीके के बच्चे हैं। मतलब बिगड़ने लग जाएंगे तो खूब बिगड़ सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल नशा भी चलता है या सब कुछ चलता है। मेरे हॉस्टल में खुद बच्चे नशा करते थे। नशा करते थे? नशे में मतलब क्या क्या सेवन? जैसे यही दारू, सिगरेट, सब कुछ। अच्छा, शराब? अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सेहत को खराब करता है नशा तो बिल्कुल। और ऐसी चीज़ों का नशा काम का होना चाहिए दोस्तों, नशा मेहनत का होना चाहिए, ठीक है।
तो यही फिर मैं सर के कांटेक्ट में रहा। मैं सर को मतलब मैसेज करता था हर हफ्ते, सर को वो पूछता था सर मेरा ऐसा चल रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं सर से कांटेक्ट में रहता था। मैं वहाँ पे मेनली तो फिज़िक्स के लिए गया था मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फिज़िक्स का अच्छा नहीं मिल पाया, मैं समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ पे मेनली फिज़िक्स के लिए गया था। केमिस्ट्री में वहाँ क्लासेज में मैंने ज्वाइन तो कर रखी थी, पर क्लास में जाता नहीं था, क्योंकि मेरे को 12th में सर ने इतनी अच्छी केमिस्ट्री करा दी थी, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी केमिस्ट्री की कहीं करने की। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं नोट से आते हैं, तो जो हमने 12th क्लास में केमिस्ट्री की, काफ़ी सारे चैप्टर मुझे लगता है 11th की भी मैंने आपको करवा दिए थे, या फिर जो जूनियर थे आपके उनके नोट्स लेकर भी मैंने आपको दिए थे, तो उन नोट्स से आपको कितना फ़ायदा मिल पाया, और आप क्या कहेंगे नोट्स के बारे में? अगर आप उन नोट्स से सेल्फ स्टडी कर लें तो कितने क्वेश्चन नोट से आ जाएं, कितने % पेपर नोट से आ जाएगा? देखिए, हर टीचर जो मन से पढ़ाता है उसके नोट से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट से ही सब कुछ आता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि मैक्सिमम कितना पेपर अपने नोट से कवर हो पा रहा था। 11th 12th की मैंने पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ा दी थी 12th क्लास में ही, तभी तो 158 मार्क्स आपके बन पाए। और आप कोटा में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और भी आपके पास बच्चे थे जो कि अलग अलग डिफरेंट काफ़ी अच्छे टीचर से पढ़ रहे थे, तो उनके नोट्स का भी आपने कंपैरिजन किया होगा। तो आप क्या कहते हैं, आपके पास जो कंटेंट था क्या ये सफिशिएंट था? क्या इससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, या फिर आपको पेपर में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, आपने नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, एनसीईआरटी को अलग से फॉलो करना पड़ा, तब जाकर आपके इतने मार्क्स बन पाए? नहीं, नोट्स तो मैं सर के खुद अपने पर्सनली अपने नोट्स लेके सर के नोट्स लेके गया था कोटा में। मेरे को पता था कि केमिस्ट्री में और कहीं से समझ ही नहीं आएगी, नोट्स से ही करनी है मेरे को। फिर मैं वहाँ पे गया, नोट्स सर के नोट्स पढ़ता था, उसको रिवाइज करता था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और जैसे एनसीईआरटी की बात रही तो हमें इनऑर्गेनिक पढ़ता था बस एनसीईआरटी से, क्योंकि ऑर्गेनिक और फिजिकल तो सर ने मेरी बिल्कुल बेस्ट करा दी थी। इनऑर्गेनिक तो मैं बोल भी रखा था कि इनऑर्गेनिक आप नोट से भी कीजिएगा और इनऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी से भी कीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को आप डिफरेंट माध्यम से जब देख रहे होंगे तो आप उनको ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। यार, ज़्यादा चीज़ें आपके सामने से अगर गुजरेंगी, ज़्यादा बार गुजरेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है रिटेंशन पावर आपकी ज़्यादा होगी। रिवीजन एक की होगी सक्सेस की इस एग्ज़ाम के लिए, और इनऑर्गेनिक में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो बिना रिवीजन तो पा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हाँ, दिमाग में रखनी होंगी। और डिफरेंट सोर्स से अगर चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, जैसे इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँ मेरी नोटबुक, और इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे, यही 2 डिफरेंट सोर्स हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक के सीख जाएंगे, और पेपर में 99.99% क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। यस सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। इनऑर्गेनिक का क्या है, नोट्स पढ़ो, उससे नोट्स से कंसेप्ट समझो, और जो एनसीईआरटी होती है उससे क्या होता है कि आपको फिर क्विक रिवीजन हो जाती है। एनसीईआरटी बस खाली क्विक रिवीजन के लिए है, नोट्स क्या हेल्प करते हैं आपके कॉन्सेप्ट। टिपिकल चीज़ें भी एनसीईआरटी में दी होती है, जैसे किसी के यूजेस दिए हैं जो हो सकता है टिपिकली आपको याद ना करवाई जाए। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा 99.99% चीज़ें नोट्स के अंदर कवर हों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें, जैसे कुछ डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है, वो एनसीईआरटी में दिया है, तो फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। यस सर, बिल्कुल सही बात करें। फिर मैंने सर से कांटेक्ट में रहा, जितना भी मैं कोटा में रहा 7-8 महीने, तो सर के कांटेक्ट में रहा, सर से पूछता रहा, गाइडेंस लेता रहा, सर को अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता रहा, मार्क्स के बारे में जो मेरे एग्जाम में उधर टेस्ट में आते थे, तो सर मेरे को मोटिवेट करते थे, कोई नहीं, अभी कम आए तो कोई नहीं, आगे आ जाएंगे अच्छे, हमें तो लास्ट नीट के लिए फाइट करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, और सर के कोटा में जब ये 1 साल था तो दोस्तों ये रेगुलरली मेरे टच में था, टेलीफोनिकली हम लोग बात कर रहे थे, और केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी मैं बता रहा था कि यार प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतना टाइम डिवोट करना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट का मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस चैप्टर को इतने टाइम में कवर करना चाहिए, इतने एफर्ट्स आपको डालने चाहिए, तो मोटिवेशन मिल रही थी। बस आप ये बोल सकते हो, केमिस्ट्री में इसको पहले ही करवा चुका था, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए मोटिवेशन मिल रही थी। बायो में अच्छा था, लेकिन मैं इसको बार बार बोल रहा था कि बायो छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे, आपकी 340 से कम मार्क्स हो जाएंगे, है ना। बेशक से आपके लास्ट ईयर 340 मार्क्स आए हों, लेकिन इस साल हो सकता है आपके मार्क्स ड्रॉप कर जाएं। आपको मेन जो ध्यान देना है वो बायो और केमिस्ट्री में रिवीजन पर देना है, और फिजिक्स में तो भैया 0 मानते हुए तैयारी करनी है ना। अपने आप को 0 मानोगे और फिर बेसिक से अगर चीज़ें जोड़ते चले जाओगे तो मंजिल तक आप तभी पहुंच पाओगे। अगर ये सोच लोगे फिजिक्स में काफ़ी कुछ आता है, बहुत कुछ अगर हम पहले से जानते हैं, कम ही बातें हमें सीखनी है, तो फिर फिजिक्स को नहीं सीख पाओगे। स्क्रैच से अगर स्टार्ट करोगे, ड्रॉप लिया है तो स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो भैया सीख जाओगे। तो कोटा में आपने फिजिक्स में मतलब कैसे अपना डर
भगाया। कितना स्कोर था पहली बार फिजिक्स में आपका, अप्रोक्सीमेट बता दो आप। मेरा 100 नेगेटिव से कम ही था। ये अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी अगर हम एक मैसेज दें कि ड्रॉप करने से इन्वेस्टमेंट होती है, ड्रॉप करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि अगर सच्चे मन से पूरी शिद्दत से आप ड्रॉप करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। तो आपकी मोटिवेशन के लिए छोटा सा सेशन हमने रखा है। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस के पर्सनली मैं चाहूँगा कि परमानेंट रिप्लाई करें। जो भी नीट एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपने क्वेश्चंस पुट कर पाओगे और वहाँ आपको आंसर्स भी मिल रहे होंगे। तो मेरे को मेन दिक्कत तो थी फिजिक्स में, क्योंकि मेरे को फिजिक्स करनी थी। तो मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा कि मैं बस अपना मैक्सिमम टाइम मेरे को फिजिक्स में देना है। केमिस्ट्री और बायो तो करनी है, साथ साथ डेली करनी है, रिवीजन करना है। तो मैक्सिमम टाइम मेरे को फिजिक्स को देना है। तो मेरे को अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करता है, एक एक चैप्टर उठाया, उसको पक्का किया, फिर आगे बढ़ता गया। तो मैंने फिर और मैंने मन से डर निकाल दिया था फिजिक्स का। जो डर होता है ना मन में कि भाई फिजिक्स होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। आपने सोच लिया कि घर से इतना दूर गए हैं तो अब करना ही है, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है आपने अपने एग्जाम के बारे में भी नहीं सोचा, आपने सोचा कि फिजिक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट भी बिल्कुल बेसिक से किया फिजिक्स को। ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को आता है, वो मैंने छोड़ दिया। जो मेरे को आता था भूल गया। मैं फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। फिजिक्स में मुझे लगता है जितने भी टॉपर से मेरी बात होती है, क्वेश्चन सोल्विंग अहम रोल प्ले करती है। तो आपने कितने क्वेश्चन लगाए होंगे पर चैप्टर? आपने कितने क्वेश्चन लगाए? पर चैप्टर मैंने कम से कम 200 प्लस 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे। जो आपकी क्लास नोट्स में थे उसके एक्स्ट्रा 200 to 300 क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। प्रैक्टिस होती है फिजिक्स में और तो कुछ है नहीं, कंसेप्ट तो हम एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, क्या केवल नोट्स पढ़ने से, टीचर कितना भी अच्छा हो, क्या नोट्स पढ़ने से फिजिक्स में स्कोर अच्छा आ जाएगा? नहीं, खाली नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो क्या कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करें, ये इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक है जो कि रिकमेंड करना चाहें बच्चों को? नहीं, जैसे पहले फर्स्ट तो है कि बिल्कुल जो टीचर सामने पढ़ा रहा है क्लास में, पहले तो उसे ध्यान से सुनो, कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में। देखिए बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, हर टीचर जो दिल से पढ़ा रहा है वो अपने आप में बेस्ट है। तो आपका जो भी टीचर है उसको सच्चे मन से फॉलो करें। केमिस्ट्री में मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करें, जिससे भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप उसको सच्चे मन से फॉलो करें। बाकी मुझे फॉलो करते तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मुझे पूरा कंटेंट डिलीवर करना है और उसमें से ही पेपर आएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको उसमें से ही मिल रही होंगी। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें इसलिए उसमें से मिल रही होगी क्योंकि सब कुछ अगर आप कवर कर लेते हैं फिर तो भैया मैक्सिमम चीज़ें ही आएंगी उसमें से। तो जो टीचरें बोलते हैं हमारे नोट्स में से ये आ गया वो आ गया, तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा सारे बच्चों से, भैया जागरूक बनिए। हर किसी के नोट से क्वेश्चन आते हैं, कोई बोलकर बताता है, कोई बोलकर नहीं बताता है। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी रिसर्च की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे क्लास में करवाते हैं, पैटर्न आपको बताते हैं, तो पेपर तो मैच करेगा ही, नोट्स में से ही आएगा पेपर। तो बात कर रहे थे फिजिक्स की। केमिस्ट्री में तो इतना ही कि जो कुछ आएगा नोट्स में से ही आएगा। बात कर रहे थे फिजिक्स की। फिजिक्स में प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कुछ मेन सोर्स ऐसा कुछ है क्या, कोई बुक है ऐसी? बच्चों का फिजिक्स का जो डर है ये काफ़ी बड़ा डर है, मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स का तो भूत होता है बच्चों को, जो डराता रहता है। तो कौन सी ऐसी बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में सब कुछ दिया होगा और कहानी बनती हुई चली जाएगी? अगर 300-400 क्वेश्चन है ना, मैं तो कहता हूँ कि 300-400 लगाई, क्योंकि इसने केवल जो रूम बंद करते हुए अकेले रहकर प्रिपरेशन की है, प्रैक्टिस की है, उस दौरान 300 to 400 क्वेश्चन लगाए। उसके अलावा कितने टेस्ट दिए हैं, कितने DPPs किए होंगे अलग से, वो अलग हो गए। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लगभग एक चैप्टर के अंदर 500 क्वेश्चन करने की जरूरत है फिजिक्स में। तब जाकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब जाकर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल पाएगा। अगर आप 500 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं फिजिक्स का डर आपका निकल जाएगा। यस सर। मेन तो फिजिक्स में प्रैक्टिस ही होती है, क्योंकि हमें कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें क्वेश्चन से समझ में आते हैं, वैसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे हमें तो पता लगेगा भाई इसमें ये कंसेप्ट लगता है। तो इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत मैंडेटरी होता है फिजिक्स में। तो वो जो एक बात आप छिपा रहे हो, बुक नहीं बता रहे हो बार बार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एडियां उठाकर देख रहे हैं कि कब आएगी ये बात, बुक वाली बात कब आएगी, कौन सी बुक, कौन सा ऐसा गुरु मंत्र मिलने वाला है? तो मैं तो जो फॉलो करता था, खुलकर बताइए, कोई नोट्स थे किसी इंस्टीट्यूट के तो आप बता सकते हैं, नो ऑफेंस, ये अपना केवल एक कैजुअल टॉक है, इसमें कुछ भी फॉर्मल ना रखें। नहीं, मैं तो एक तो MTG आती है फिंगर टिप्स, वो करता था फिजिक्स में, और एक एलन नहीं आना चाहिए कोई और एक एलन के मॉड्यूल करता था।
बस इतना ही करता था। और मतलब एक जो आपने फिक्स कर लिया ना भाई मेरे को ये करना है, उसको रिवाइज मुझे लगता है हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट जो कि एक अच्छे लेवल पर काम कर रहा है उसका मटेरियल सफिशिएंट है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ABCXYZ। बिलीव कीजिए और अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन जरूर लगाइए। हाँ, मॉड्यूल को कंप्लीट कर लो, जो काम करो। ऐसा नहीं कि कभी इस कोचिंग का मॉड्यूल उठा लिया, कभी उसका उठा लिया, 20 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, 30 वहाँ से, वो गलत हो जाएगा। फिर आपकी पूरी वैरायटी कवर नहीं हो पाएगी। हाँ, वही एक मॉड्यूल को पकड़ के रखो जो इंस्टीट्यूट का है, और एक एक्स्ट्रा मतलब जो NCERT फिंगर टिप्स है वो तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें, उनको करते रहो। मल्टीपल टाइम कर लो उनको, जरूरी नहीं भाई अब ये हो गया तो दूसरी बुक के पीछे भागो। मुझे लगता है मल्टीपल टाइम करने से क्वेश्चन का टाइप याद भी हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं, नीट में आते हैं तो सीधा यस सर। रिवीजन का ये अहम रोल है। एक बार क्वेश्चन करने, 500 क्वेश्चन एक बार करने से फायदा नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन आपकी पहली बार में फंसे हैं उनका सॉल्यूशन लिख लो, ताकि सेकंड टाइम जब रिवाइज कर रहे हो तो जल्दी रिवीजन हो जाए। पहले अगर आपको 7 आवर्स क्वेश्चन करने में लगे थे, मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो 10 टाइम्स कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। ऐसा 10 टाइम से कम टाइम आपका लग रहा होगा, मतलब आप कुछ 1 घंटे के अंदर ही वो 7 घंटे वाला काम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जब रिवाइज करेंगे और कम टाइम लगेगा। मतलब एग्जाम से पहले आप रिवीजन करेंगे तो जस्ट यूं पेज पलटने की देरी रहेगी, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 500 क्वेश्चन बार बार रिवाइज करना कितना वक्त लगेगा। बार बार रिवाइज करना है तो जो रिवीजन का टाइम है ये कम होता जाएगा, और लास्ट में तो बस नज़रों में रिवीजन हो जाएगी। हाँ, जैसे सर ने बताया 500 क्वेश्चन, मतलब उसमें ये तुम सेलेक्ट कर लो कि जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, वो सेम टाइप के होते हैं, उसमें से तुम एक सेलेक्ट कर लो भाई मेरे को रिवीजन में ये करना है। वो स्मार्ट तरीका, वो स्मार्टनेस। जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 दोबारा करने हैं, उसमें से एक सर्कल लगा लो कि भाई मेरे को अगले टाइम रिवीजन में बस यही वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि सारे रिलेटेड है तो दोबारा जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं। और फिर मेन है प्रीवियस ईयर फिजिक्स में। हाँ, ये भी अगला क्वेश्चन मेरा यही था, आपने पहले चुरा लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या अहम रोल होता है, आप बताइए। मेन रोल तो नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का ही होता है, क्योंकि मेन रोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। कितनी बार करने चाहिए PYQs? प्रीवियस ईयर तो कम से कम 4 या 5 बार, तो वो भी नीट के 2 महीने पहले, 2 महीने में तो 4-5 बार करने चाहिए। 4-5 बार करने चाहिए। कितना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप सोचिए। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। मैंने भी अपने लेक्चर्स में, मैं आपको बता दूं परमानंद, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत जोर डाल दिया। आप भी देख रहे होंगे बच्चों, अभी जो लेक्चर आ रहे हैं उनमें PYQ जो हैं ये एक्सक्लूसिवली इंक्लूड कर दिए मैंने। और काफ़ी सारे चैप्टर्स में तो ऐसा हो गया, जो सरफेस केमिस्ट्री में सारे PYQ मैंने करवा डाले। मुझे पता है क्वेश्चन वहीं से रिपीट होना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे PYQ कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन का टाइप सेम ही रहेगा। तो PYQs करने जरूरी हैं। जो भी आपका टारगेट एग्जाम है, नीट हो या JEE मेन हो, तो 4-5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपने एक बार भी नहीं किए हैं, आप यही बात नहीं समझ पाए, तो फिर बताइए, एग्जाम की इतनी छोटी सी फीलिंग को आप नहीं समझ सकते हैं तो कैसे करेंगे देश की सेवा। क्योंकि मेन तो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन उसी तरीके से उठ के आते हैं, क्योंकि उससे हमें पता भी लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन हम मतलब एग्जामिनर का माइंड भी पता लगा सकते हैं भाई ये कैसे सोच रहा है, मतलब 10 साल अभी तक इतने सालों में देखिए इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक शानदार बेहतरीन सेट आपके पास है, जिसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितनी बार भी अभी तक नीट हुआ है, सारे टाइप के क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, है ना। यही हुए इतनी खतरनाक वैरायटी कवर हो चुकी है, तो भैया आप फिर इस वैरायटी से अगर दूर रहेंगे तो फिर आपके अंदर वो चमक, वो ठहराव, वो क्वेश्चन के अंदर फ्लो नहीं बन पाएगा। यही प्रीवियस ईयर करने का बस यही फ़ायदा कि हमें पता रहेगा कि वैरायटी कहाँ से आ रही है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो लास्ट में रिवीजन के टाइम मेनली वो उसी टॉपिक को कवर करो जरूर। और जो जहाँ से तुम्हें लग रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर पिछले 10-15 साल से कम आ रहा है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, तो उसको थोड़ा पीछे रखो। बट जो रिवीजन के टाइम उसको ज़्यादा दो, जो कि 10 साल से लगातार पूछता आ रहा है उस टॉपिक के बारे में। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। बस इस लाइन से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और कोटा में टेस्ट वगैरह आपने कितने रेगुलरली दिए, इसके बारे में मुझे बताइए, या फिर आपने अलग से मॉक टेस्ट वगैरह लगाए? कितने टेस्ट लगाने चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले? अगर नीट की तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है, रिवीजन हम 4 से 5 बार लास्ट में कर चुके हैं, इतनी सफिशिएंट है 4 से 5 बार लास्ट में अगर रिवीजन करते हैं हम लोग लास्ट के 1 महीने में, तो क्या ये रिवीजन सफिशिएंट होगी? हाँ, 4-5 से तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और बल्कि बेटर है, क्योंकि स्कोर उससे ज़्यादा ही मतलब इम्प्रूव होगा जितनी ज़्यादा। क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा करने चाहिए या लास्ट मोमेंट पर रिवीजन ज़्यादा करनी चाहिए?
रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे में लगता है डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक पार्ट में आप रिवीजन कीजिए और एक पार्ट में मॉक टेस्ट दीजिए। तो डेली का एक मॉक टेस्ट काफी रहेगा या फिर 2-3 मॉक टेस्ट देने चाहिए? मतलब एक तो करना ही करना है। अगर आप 2 कर सकते हो, टाइम मैनेज लेकिन कर अगर 2-3 करोगे तो फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही गाइड करना चाहूंगा कि दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हिस्से में आप मॉक टेस्ट करो और उसका इवैल्यूएशन कर लो, जो चीज़ें नहीं आती उनको सीख लो, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए दिन के आधे हिस्से को डिवाइड कर लो और दूसरे आधे हिस्से में आप लोग यार रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये रहेगा लास्ट 30 डेज का प्लान। मॉक टेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बूस्ट मिलता है, परफॉर्मेंस आपको मॉनिटर होते हुए दिखाई देती है। आपको पता चलता है कि आपने अभी 10 दिन में जो मेहनत की है उसे देखिए मॉक टेस्ट में इस प्रकार से आपका एक्सपोनेंशियली जो स्कोर है ये इम्प्रूव हो पाया है। और वही कॉन्फिडेंस तो एग्जाम में यूज़ करना है। तो मॉक टेस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है और रिवीजन की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और 4 से 5 बार रिवीजन करने से काम नहीं बनेगा। रिवीजन 4 से 5 बार से भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। तो थको मत, हारो मत, मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहो। और जितना ज़्यादा अनुभव आप पालोगे ऐसे टॉपर से, ऐसे सिलेक्टेड बच्चों से, मुझे लगता है उतना ही फ़ायदा आपको बेहतर प्लानिंग करने में मिल रहा होगा। तो फिर फाइनली यही है कि प्रैक्टिस करो, जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में मॉक टेस्ट दो, अपने रिवीजन करो मल्टीपल टाइम और डेली का एक टेस्ट दो, क्योंकि जब टेस्ट दोगे ना तो अब तुम्हें पता लगता रहेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा ये बताइए, कोटा के अंदर क्या क्या डिस्ट्रैक्शन रहते हैं बच्चों को? ठीक है, ये इस कहानी को यहीं रोक देते हैं, विराम देते हैं, हम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली बातें करते हैं। कोटा में किस किस टाइप की बच्चे एंटरटेनमेंट खोजते हैं और जहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातों में जाकर फंस जाते हैं, आपको क्या लगता है? कोटा में मैंने पहले ही खुलकर बताइए, कोई टेंशन नहीं, खुलकर बताइए, क्योंकि ये हमारे प्यारे बच्चे हैं और बच्चों से छिपाया कुछ छिपता नहीं है। आजकल के बच्चे, यूट्यूब का जमाना है, सब जानते हैं। तो कोटा में जैसे वहाँ पे कोई वो नहीं होता कि गर्ल्स बॉयज़ का, वहाँ पे मतलब कपल्स भी बन जाते हैं जाके। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ते हैं जाके, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अलग ही रिसर्च हो पाएगी फिर। हाँ सर, वो तो फिर अलग ही बच्चे अलग ही रास्ते पे चल पड़ते हैं। और उनका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, नहीं अगर मैच्योर होंगे तो निकाल देते हैं उनको खुश करने में, वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार के कॉन्सेप्ट सीखने में लगा देते हैं पूरा टाइम। तो कहाँ से फिर डॉक्टर बन पाएंगे? यस सर, फिर वो डॉक्टर तो बनते हैं लेकिन दिल के डॉक्टर बनते हैं वो। फिर वो अपना 4-5 साल कोटा में निकाल देते हैं। 4-5 साल, कितना पैसा! अगर आपके पेरेंट के पास इतना पैसा तो भैया फिर तो आप गलत जगह पर हैं, गलत वीडियो को आप देख रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ आपको ही करना है और आपको अपनी पूरी फैमिली का हुलिया बदलना है, आपको देश सेवा में कंट्रीब्यूट करना है, तो भैया फिर तो आपको मतलब जागरूक होना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें बाहरी दिखावा है, आंतरिक शांति जो है वो तो मेहनत करने से मिलती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे, सोचते थे चलो अब हम घर से दूर आ गए हैं, बिल्कुल फ्रीडम मिल गई है, कुछ भी करो, पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते थे, गेम पर। उनको लगता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, गेम खेलना चाहिए। नहीं हो सर, वो तो बच्चों की मेंटालिटी अपने सोचते हैं कि घर से बाहर आ गया, अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये मैं पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को दबाएं ना, सिखाएं बच्चों को। अगर आप बच्चों को फील करवा देंगे, है ना, उनके दिल तक बात पहुँचा देंगे, तो असली जो एटिकेट्स हैं वो ये होंगे बच्चों के लिए, ना कि आप उनको प्रेशर में डालकर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा रहे हैं। आप बड़े, आप बात को मनवा सकते हैं, आपकी बात की बच्चे कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ज़बरदस्ती उनके साथ ना करें, फील करवाएं, टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि इशारों में ही आपके बच्चे इतने काबिल हों कि सब समझ जाएं क्या गलत है और क्या ठीक है। इसका चुनाव आसानी के साथ बच्चे कर पाएं। ये पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को वो सारा मोरल सपोर्ट दें जो कि एक अच्छे शहर के अंदर पेरेंट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए पूरा मोरली उनको सपोर्ट करते हैं और सारी बातें उनसे शेयर करते हैं, टाइम खूब सारा स्पेंड करते हैं और पेरेंट और बच्चे के बीच का जो गैप है वो पूरा टाइम स्पेंड करने से ख़त्म कर देते हैं और बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं। यार ऐसा ही आप भी, जो पेरेंट नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो यार जल्दी से स्टार्ट कर दें, नहीं तो आपके बच्चे आगे चलकर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाएंगे और वहाँ से आप उनको निकाल नहीं पाएंगे, आप उनको सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। आप नहीं जानते आपके बच्चे किस प्रेशर में हैं, किस प्रेशर में जी रहे हैं, क्योंकि ये जो 11th-12th क्लास की जो पढ़ाई है इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप उनके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तो घर से बाहर वो अच्छे दोस्त बनाएंगे। इस टाइप की रिलेशनशिप जो आप बता रहे हैं, ये पेरेंट्स की कमी है और कुछ नहीं है। पेरेंट की गाइडेंस और पेरेंट के सपोर्ट की कमी है और कुछ नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से उतना प्यार मिलता नहीं तो फिर प्यार कहीं और से मिलता है। क्योंकि मैंने कई बच्चे वहाँ पे ऐसे भी देखे जिनके पेरेंट्स कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे टाइम बोलते रहते थे। हाँ, आजकल के पेरेंट में एक खास कमी ये है कि वो बोलते रहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को?
बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, उसका बेस कैसा रहा है, पिछले 5 साल की जर्नी कैसे रही है, वो नहीं देखते। एजुकेशन को थोपने की कोशिश करते हैं। क्या पता बच्चा जर्नलिज्म करना चाहता हो, कुछ और करना चाहता हो, लेकिन आप उसको ये IIT और नीट वाली तैयारी करवा रहे हो जबरदस्ती। ये गलत होगा बच्चों के साथ। ये आप बच्चों के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी मत डालो। बच्चों को एजुकेशन में मत फंसाओ। आप उनको एजुकेशन के अंदर खुलकर एंजॉय करने का मौका दोगे तो बच्चे आप देखना वो ऊंचाइयां छू लेंगे, वो कामयाबी आपके चरणों में लाकर रख देंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। ऐसा भी अपने साथ ना होने दें। केवल पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका जो लाइफ साइकिल है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेन बात तो ये है कि पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ को आदत मत बनाओ, शेड्यूल बना लो उसको। जैसे मैं खुद खेलता था बैडमिंटन, वहाँ पे मैंने खुद शेड्यूल बना लिया था कि 1 घंटा मेरे को खेलना है। जैसे अलार्म फिक्स किया होगा, अलार्म बजा, वापस अपने काम। तो 1 घंटा आधा 1 घंटा खेला बैडमिंटन, फिर अपने तो ताकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ाई भी अच्छी होती है। ये नहीं भाई खाली रूम में बैठे रहो और पढ़ते रहो। मतलब ये कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे माइंड भी फ्रेश रहे, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि इसको मतलब बर्डन दोगे तो ये कुछ महीने ही काम करेगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। एक लिमिट के बाद ये एक्सप्लोड कर जाएगा और ऐसी अजीब गरीब हरकतें आपसे करवा बैठेगा जो आपको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए माइंड को रिलैक्स रखें और टारगेट के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, कितनी रिसर्च करनी है ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और बार बार रिवीजन करनी है। वो चीज़ तो आपको तब तक फील नहीं होगी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले भी आपको फील नहीं होगी कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आप बस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए। उसके लिए आप क्या बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हो, क्या रह गया है मत टेंशन लीजिए। आप ये सोचिए कि आज हमें कौन से 3 चैप्टर को कवर करना है, बस इतना टारगेट होना चाहिए। स्मॉल टारगेट बनाएंगे तो ये कारवां कितना बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं काफ़ी सारे बच्चों से मिलता हूँ कि सिलेक्शन होने से पहले कि आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको लगता था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगता था। बल्कि बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, वो तो लास्ट है कि रिजल्ट आएगा। वो तो आज आपको पता चला, काउंसलिंग के बाद आपको पता चला है, तो उसके बारे में उतना पहले सोचने से भी क्या फ़ायदा। बस मेन टारगेट कर लो कि मुझे 1 सीट चाहिए। ये भी मत देखो कि कितनी भीड़ है, कितनी कम सीट है, इतनी भीड़, इतने बच्चे बैठ रहे हैं। क्या आपके दोस्त का सिलेक्शन होने से आपके सिलेक्शन पर फर्क पड़ता है? नहीं सर, उससे काफी सारे बच्चे सोचते मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं, आपका दोस्त सिलेक्ट होगा तो ये जान लो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप उसको देखकर भी काफी सारी चीजें सीख सकते हैं और आप उसको काफी सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो अपने आसपास जितने भी बच्चे उनको सपोर्ट करो यार, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही आप सभी आगे बढ़ पाओगे। आपका दोस्त सेलेक्ट हो रहा है तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ आपने भी वैसी एक्टिविटी की है, उन रास्तों पे आप भी चलें जिन रास्तों पर आपका दोस्त चल रहा है, तो इससे तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं, भाई मेरे को 2 घंटे बायो पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे। ऐसा मत करो आप। मैं करता था, मैं तो चैप्टर को टारगेट करता था, भाई मेरे को आज ये फिजिक्स का ये चैप्टर पूरा करना है। वैसे भी अभी लास्ट टाइम आ गया है आपके एग्जाम का, तो आपको मुझे लगता है कि चैप्टर को ही टारगेट करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने एफिशिएंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो एफिशिएंसी तो आपने नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने कवर किए, कितना अच्छे से कवर किए, इससे पता चले कि ना कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया। कुछ बच्चों की किताबें खुली रहती हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, तो वैसे वाली पढ़ाई नहीं करनी है। फिर कहेंगे हाँ 2 घंटे बायो पढ़ तो रहा था, पेरेंट पूछेगा आपने पढ़ाई नहीं कि आपको कुछ याद तो है नहीं, पेपर में मार्क्स नहीं आए, फिर कहेंगे कि हमारी क्या गलती है, हम तो तैयारी कर रहे थे। बच्चों एफिशिएंट मेहनत करनी है, चैप्टर को कंप्लीट करना है। जब आपको दिल से ये फील होने लग जाए कि हाँ इसके क्वेश्चन बनेंगे, उसके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो अच्छी फीलिंग लाओ, और ये मेहनत से ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आएगी। मेरी बातें यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होना। अगर आप कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो तो करो यार। अभी परमानंद, अभी 4 से 5 महीने का वक्त है हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर अब भी कुछ अगर स्टार्ट नहीं किया है और नीट में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, या फिर अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उतना अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाया, या फिर नीयत अच्छी नहीं थी, कुछ भी लगा लो, मोटिवेशन नहीं थी, और अभी तक नीट में अच्छी तैयारी नहीं की, तो इन 4 से 5 महीनों के वक्त में क्या ही अच्छी तैयारी कर पाएंगे? क्या इतना वक्त ड्रॉपर बच्चे के लिए सफिशिएंट है अच्छा स्कोर लाने के लिए? ये सर 4-5 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बस एक खाली नीट इतना बड़ा नाम बना रखा है, कुछ है नहीं। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपके लिए 2 महीने भी काफ़ी है रिवीजन। 2 महीने भी काफ़ी है। ये 4 12th में अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है तो 2 महीने काफ़ी है। हाँ, तो ये मत और अगर कुछ चीज़ें 12th में छोड़ी हैं और कुछ चैप्टर आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने हैं, तो फिर आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल तो रहे हैं। 2 महीने रिवीजन के लिए 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए?
एनसीईआरटी अगर आप बेसिक से कंप्लीट कर लोगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, बार बार मैं बोल रहा हूं आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। और फिजिक्स का डर भगाना है तो 500 क्वेश्चन कर डालिए। यस सर, मेन तो फिजिक्स में प्रैक्टिस ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो काफी बातचीत हो गई है, बायो के बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे बच्चे धन्य हो जाएंगे। बायो तो सबको पता ही है, एनसीईआरटी एक ग्रंथ है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, अगर उसको फील कर जाओ, उसको अगर पढ़ डालो। बायो में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन बिल्कुल अटेंटिव होकर, एक्टिव होकर, पॉजिटिव टेम्परामेंट के साथ रोज पढ़ाई करनी होगी। 1 2 3 4 5 10 की मेहनत नहीं है, 10 दिन की मेहनत नहीं है। इसके लिए तो आपको लगातार आगे आने वाले 4 महीने पढ़ाई करनी होगी। और हमेशा आपको ऐसा फील होता रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम से 1 घंटा पहले भी आपको ये फील हो रहा होगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रिजल्ट आने से पहले भी इनफैक्ट आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरा इतना स्कोर अच्छा बनने वाला है और मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, चलो आपका सिलेक्शन हो गया, ये तमाम बातें तो हमने कर ली है, तो फैमिली में कैसा माहौल है, पेरेंट आपकी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही खुश है सभी घर पे, मतलब खुशी का माहौल है। सभी खुश है कि इधर इतने अच्छे कॉलेज में पीजीआई रोहतक में एडमिशन हुआ है। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आसपास के लोगों में आंखों में कितनी चमक देखने को मिलती है आपको अपने लिए? सभी मतलब पड़ोस में सभी, आसपास सभी लोग, रिश्तेदार सभी खुश हैं कि हमारा बच्चा मतलब यहाँ पे पहुँचा है। आज उनको बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है परमानंद, आप ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 बच्चों की ज़िंदगी तो सुधार दोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितने रिलेटिव हैं, जो भी नोन है, वो आपसे पूछेंगे अभी कि क्या करना चाहिए। तो ये आपका भी फ़र्ज बनता है, आप उनको राइट डायरेक्शन बताएं, क्या करना चाहिए, उनके लिए मेंटरशिप आप करें, ताकि बच्चों को मतलब जो स्ट्रगल आपने फेस किया वो उनको फेस करने को ना मिल पाए। और ये हर स्टूडेंट की मोरल ड्यूटी है जिसका सिलेक्शन हो जाए, वो 20 से 30 बच्चों को कम से कम गाइड करे, ठीक है ना? क्योंकि आपको अगर सोचिए किसने गाइड किया होता तो आज आप कहाँ होते। जो सिलेक्टेड बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं मैसेज देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम 20 से 30 बच्चों का जीवन आप सुधारने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आप ये मान लो कि आपकी ड्यूटी कंप्लीट हुई है। यस सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। जैसे आप सभी बच्चे देख रहे हैं, अगर किसी को जैसे कुछ पर्सनली पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। सर के साथ कांटेक्ट में होइए आप। हाँ, मैं बच्चों को रेगुलरली आपसे गाइडेंस दिलवाता रहूँगा, मोटिवेट करवाता रहूँगा। और इस वीडियो को देखिए, इस बड़ी बात के साथ ही कंप्लीट करना चाहूँगा। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये MBBS से करने से क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर भी पढ़ाई करनी होगी, लेकिन मतलब कम ड्यूरेशन में करनी। एग्ज़ाम आएंगे तभी आपको पढ़ाई करनी होगी। वैसे रूटीन में तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, आप बिंदास कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट अपने साथ करने हैं अब मत कीजिए, कॉलेज में जाकर कीजिए। और MBBS की सीट पाने से कितना बड़ा मुकाम आप हासिल कर लेंगे, कितना बड़ा दर्जा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को कहता हूँ कि यार, भगवान के बाद दूसरा जो बड़ा रूप होता है इस धरती पर वो डॉक्टर का है। जो इज्जत होती है वो डॉक्टर को मिलती है। तो यार आप बताइए, इतने अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे और आपको क्या चाहिए? ठीक है, बाकी तो देखिए पंचायत करनी है तो जितनी भी करते रहो, उससे तो जीवन में कुछ हासिल होना नहीं है। कमियां निकालते रहोगे तो निकालते रहो, रोते रहोगे। अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो भैया आपके लिए इससे बड़ा मुकाम कभी नहीं आना है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस पढ़ाई के पीछे लग जाइए और मोटिवेट होकर यार दिन और रात एक बना दो, है ना? इतनी मोटिवेशन रहनी चाहिए हमेशा यार, सुरूर रहना चाहिए। मेहनत का हमेशा सुरूर बना रहना चाहिए। नशा किसका करो, मेहनत का करो। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यार इस वीडियो को अंत तक देखा और हमारे साथ आप बने रहे। थैंक यू परमानंद। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।